हेलो, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। इससे पहले लेक्चर में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा और स्ट्रेस तीन टाइप की स्ट्रेस थी और तीन ही टाइप की स्ट्रेन थी। उसके बारे में हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ लिया है और इस लेक्चर में हम हुक्स लॉ और हुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हुक्स एक्सपेरिमेंट। हुक्स एक्सपेरिमेंट। हुक साहब एक इंजीनियर थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने माइल्ड स्टील का एक स्पेसिमेन लिया। माइल्ड स्टील का एक नमूना लिया। माइल्ड स्टील स्पेसिमेन। माइल्ड स्टील का एक स्पेसिमेन लिया और इस पर फोर्स अप्लाई किया। ये स्पेसिमेन की लेंथ L और जब हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे या हुक साहब ने इस पर लोड अप्लाई किया तो इसके डायमेंशन में डिफॉर्मेशन होगा, इसके लेंथ में डिफॉर्मेशन होगा। तो उसी डिफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हुक साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसी डिफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हुक साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया। जब हम इस पर लोड लगाएंगे तो जो ये लोड है इसका प्रकार ग्रेजुअली प्रकार का लोड है। ग्रेजुअली लोड हम किसे कहते हैं? ग्रेजुअली लोड कहते हैं जब हम किसी लोड को मिनिमम लिमिट से उसे मैक्सिमम लिमिट तक इंक्रीज करते हैं। जैसे कि पहले 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन और मैक्सिमम लिमिट तक हम जब उसे बढ़ाते हैं तो कहते हैं हम कि ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है P अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया या लोड अपॉन एरिया, और स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये दोनों फॉर्मूले हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। तो हुक साहब का एक्सपेरिमेंट उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हुक साहब ने एक तरफ लोड लिया एंड दूसरे कॉलम में स्ट्रेस को लिया और तीसरे कॉलम में स्ट्रेन लिया। और जब उन्होंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो जो माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन में है स्ट्रेस डेवलप हुई वो हुई 0.005 और स्ट्रेन डेवलप हुई 0.001। हुक साहब ने स्ट्रेस और स्ट्रेन का यहाँ पर रेशियो निकाला। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो निकाला तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो आ जाएगा 5। जब हम 0.005 को 0.001 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 5। फिर उन्होंने 2 न्यूटन लोड अप्लाई किया बॉडी पर, माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन पर। तो जो स्पेसिमेन में स्ट्रेस डेवलप हुई वो थी 0.10 एंड स्ट्रेंथ थी 0.002। और अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये रेशियो भी 5 के बराबर ही आएगा।
फिर उन्होंने 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हुई वो थी 0.015, और जो स्ट्रेन डेवलप हुई वो थी 0.003। और अगर हम इसका रेशियो निकालें, हुक साहब ने जब इसका रेशियो निकाला तो ये भी 5 ही आया। फिर उन्होंने 1 न्यूटन फोर्स और अप्लाई किया बढ़ाकर, तो जो स्ट्रेस डेवलप हुई वो थी 0.20, और जो स्ट्रेंथ थी वो थी 0.004। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो भी 5 के बराबर ही आएगा। और इसी प्रकार 1 न्यूटन उन्होंने और अप्लाई किया अधिक, तो स्ट्रेस डेवलप हुई 0.25, और स्ट्रेन डेवलप हुई 0.005, और स्ट्रेन डेवलप हुई 0.0051। और अब जो रेशियो आएगा वो 5 से या तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा, लेकिन 5 के बराबर नहीं आएगा। तो अब जो रेशियो आएगा वो आएगा 4.09। और इसके बाद उन्होंने 1 न्यूटन फोर्स और बढ़ाया, तो जो स्ट्रेस डेवलप हुई वो हुई 0.030, और जो स्ट्रेन डेवलप हुई 0.0059। तो जो ये रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो 5.9 समथिंग कुछ जो भी आ रहा होगा, खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये रेशियो चाहिए। और इसी प्रकार उन्होंने लोड अप्लाई किया जब तक कि बॉडी में फेलियर डेवलप ना हो जाए या बॉडी फेल ना हो जाए, उन्होंने तब तक लोड अप्लाई किया, और जो भी आगे रेशियो आया उसे काउंट किया। ये सब करने के बाद उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट करते हुए कि जो एक लिमिट तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है वो कांस्टेंट है, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर किसी भी वैल्यू पर या किसी भी लोड पर ये कांस्टेंट फिर से उन्हें दोबारा कहीं भी नहीं मिला, एक लिमिट तक ही मिला। उसके बाद किसी भी पॉइंट पर उन्हें या किसी भी लोड पर उन्हें वो रेशियो दोबारा कहीं भी नहीं मिला। तो उन्होंने एक लिमिट खींच दी इसके बीच, और जो ये कांस्टेंट था, इसी कांस्टेंट को हुक साहब ने यंग्स मॉडुलस नाम दिया, जिसे हम ई से डिफाइन करते हैं, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये लिमिट है जहां तक ई कांस्टेंट मिल रहा है, जिस लिमिट तक ई कांस्टेंट मिल रहा है, तो इसे ही उन्होंने इलास्टिक लिमिट कहा। तो हुक साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने दो चीज़ों को यहाँ से डिफाइन किया। उन्हें दो चीज़ों का पता चला, एक कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है वो एक लिमिट तक कांस्टेंट मिलता है, लेकिन उस लिमिट के बाद वो कांस्टेंट उन्हें कहीं भी नहीं मिलता, और उसी कांस्टेंट को उन्होंने यंग्स मॉडुलस नाम दिया। और जो लिमिट है, जिस लिमिट तक ये कांस्टेंट मिल रहा था, उसी लिमिट को उन्होंने इलास्टिक लिमिट कहा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये एग्जैक्ट वही डाटा है जो हुक साहब के एक्सपेरिमेंट में थे। और इससे आगे देखते हैं हम, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए एक लॉ दिया जिसे हुक्स लॉ कहते हैं, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। उसे ही हम हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ
हुक साहब ने कहा दी स्ट्रेस एंड strain are directly proportional directly proportional directly proportional to each other directly proportional to each other within the within the within the within the elastic limit within the elastic limit। तो हुक साहब ने कहा कि जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक लिमिट इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के एक इलास्टिक लिमिट के अंदर। और जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट ई है जिसे हुक साहब ने एक्सपेरिमेंट में नाम दिया था यंग्स मॉडुलस। और ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और यही हुक्स का लॉ था जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया। यहाँ से ई के मान हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस। और इसकी जो डायमेंशन है वो वही डायमेंशन होगी जो स्ट्रेस की होगी, क्योंकि स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती, इसलिए इसकी डायमेंशन वही है जो स्ट्रेस की डायमेंशन है। तो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने देखा कि कांस्टेंट मिल रहा है उन्हें एक लिमिट तक। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है वो कांस्टेंट मिल रहा है एक लिमिट तक, और उसे ही उन्होंने उस कांस्टेंट को ही उन्होंने यंग्स मॉडुलस कहा। और जिस लिमिट तक उन्हें कांस्टेंट मिल रहा था उस लिमिट को ही उन्होंने इलास्टिक लिमिट कहा। और एक लॉ दिया, वह लॉ था the stress and strain are directly proportional to each other within the elastic limit। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो हुक्स लॉ हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं कुछ। और जो ये एक्सपेरिमेंट किया था उससे हुक साहब ने जो डिफाइन किया यंग्स मॉडुलस, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जब बॉडी पर टेंसाइल लोड लगा हो, जब बॉडी पर टेंसाइल लोड लगा हो, इसे 1 डाल देते हैं। जब बॉडी पर टेंसाइल लोड लगा हो तो हम कहेंगे कि तो बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। जब अगर बॉडी पर टेंसाइल लोड लगा हो तो बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? वो टेंसाइल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। टेंसाइल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेंसाइल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन, और यहाँ से ई इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन।
ये टेंसाइल स्ट्रेस के माध्यम से यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया। और दूसरा जो कंडीशन है कॉम्प्रेसिव लोड के केस में, जब बॉडी पर कॉम्प्रेसिव लोड लगा हो तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन के, और इसे भी हम सिग्मा से ही डिनोट करेंगे और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन को भी हम एप्सिलॉन से ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ सिग्मा इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा ई एप्सिलॉन, और यहाँ से जो फॉर्मूला होगा ई का, ये भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ही हमें मिलेगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से जो हमें ई का फॉर्मूला मिला है वो दोनों सेम ही है। अब हम लोड की एक तीसरी कंडीशन देखेंगे जो कि है शियर लोड। तीसरी कंडीशन है शियर लोड। जब हम बॉडी पर शियर लोड अप्लाई करेंगे, शियर लोड, जब हम बॉडी पर शियर लोड अप्लाई करेंगे तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी शियर स्ट्रेन के। तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी शियर स्ट्रेन के, और शियर स्ट्रेस को प्रदर्शित करते हैं टाउ से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी शियर स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं फाई से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फाई के और टाउ। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट ई नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट जी लगेगा, जिसे हुक साहब ने शियर कांस्टेंट कहा था, जिसे हुक साहब ने शियर कांस्टेंट या शियर मॉडुलस कहा था। तो टाउ इक्वल्स टू जी फाई, और यहाँ से अगर हम जी के वैल्यू निकालें तो टाउ अपॉन फाई शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमें एक दूसरा मॉडुलस मिल चुका है जिसका नाम है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस जो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के बराबर। तो दो कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, एक है इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक मॉडुलस, और दूसरा है शियर मॉडुलस। इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। इसके ई और जी के जो कांस्टेंट है, इसके बाद कई बार फॉर्मूले पूछे गए हैं कि शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन कॉम्प्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेन। नोट, ई इलास्टिक कांस्टेंट या यंग्स मॉडुलस और जी शियर कांस्टेंट या शियर मॉडुलस, बोथ आर इलास्टिक कांस्टेंट, ये दोनों ही इलास्टिक कांस्टेंट है। और नोट 1, नोट 2, E and G both can be defined, within the elastic limit.
ई और जी दोनों ही इलास्टिक लिमिट के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक लिमिट के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते इलास्टिक लिमिट के बारे में। और जो हुक्स लॉ से डायग्राम मिला था हुक साहब को, ये वर्टिकल एक्सिस में स्ट्रेस को रखा उन्होंने और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्ट्रेन को रखा और इनके बीच जो रिलेशन मिला था उन्हें वो एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, स्ट्रेट लाइन मिली थी और ये इलास्टिक लिमिट, ये जो हुक्स लॉ था उससे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उनके बीच हमेशा स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। और जो जी और ई है वो दोनों ही इलास्टिक लिमिट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ई और जी इसी लिमिट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, इससे आगे ई और जी का कोई अस्तित्व नहीं है, या बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ई और जी कांट एग्जिस्ट। थर्ड नोट है ई एंड जी कांट, E and G cannot be exist beyond the elastic limit। ई और जी इलास्टिक लिमिट के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आगे हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, जो ई और जी है वो किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। फोर्थ पॉइंट, ये कोई स्टील का एक टुकड़ा है और ये भी स्टील का टुकड़ा है, स्टील, माइल्ड स्टील। तो स्टील के लिए जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है 210 गीगा पास्कल, और ये भी स्टील है तो इसके लिए भी 210 गीगा पास्कल इलास्टिक कांस्टेंट होगा। तो यह जो है क्वांटिटी में इससे ज़्यादा है, ये क्वांटिटी में थोड़ा कम है और ये क्वांटिटी में ज़्यादा है, इसमें स्टील की ज़्यादा मात्रा है और इसमें स्टील की कम मात्रा है, लेकिन यंग्स मॉडुलस फिर भी दोनों का सेम ही है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, अगर डिपेंड करता तो दोनों के लिए अलग अलग होता, लेकिन दोनों के लिए सेम है। तो इससे यही पता चलता है कि जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो मटेरियल की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल के टाइप पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मटेरियल है। स्टील है तो स्टील के लिए एक ही इलास्टिक कांस्टेंट होगा, एक ही वैल्यू होगी। अगर ब्रास है, ब्रॉन्ज है तो उसके लिए इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। तो इलास्टिक कांस्टेंट या ई एंड जी, E and G both
E and G both can not be depend cannot be depend on cannot be depend on quantity of मटेरियल। जो E और G है, यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस है, वो मटेरियल की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता कि मटेरियल की मात्रा कितनी है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। जो E और G है वो मटेरियल के टाइप पर, प्रकार पर डिपेंड करता है। तो पांचवा पॉइंट है E and G both are depend on the types of material types of material। तो जो इलास्टिक कांस्टेंट है और शियर कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस, वो मटेरियल की क्वांटिटी, मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल के टाइप्स पर डिपेंड करता है, प्रकार पर डिपेंड करता है कि मटेरियल किस प्रकार का है। सिक्स्थ पॉइंट, हम ई के और जी के फॉर्मूले देखते हैं। ई और जी के फॉर्मूले हैं। तो ई का फॉर्मूला क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। एक फॉर्मूला ई का ये है और ई का दूसरा फॉर्मूला compressive stress upon compressive strain। ये दोनों ही इलास्टिक कांस्टेंट के फॉर्मूले हैं। और शियर कांस्टेंट का फॉर्मूला टाउ से डिनोट करते हैं। शियर कांस्टेंट को जी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। दो इलास्टिक कांस्टेंट के फॉर्मूले और एक शियर कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो ये सातवां नोट पॉइंट था। ये फॉर्मूले एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसे याद कर लें। टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन अपॉन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट के दो फॉर्मूले हैं। और शियर कांस्टेंट होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। जो भी नोट पॉइंट दिखा रहा हूँ ये सीधे के सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसे नोट पॉइंट में रखा गया है। अब शियर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस के हम डायमेंशन या यूनिट देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? टेंसाइल स्ट्रेस या दोनों की स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो ही है
चाहे हो शियर स्ट्रेन हो या शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन हो या टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन हो या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन अपॉन कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हो, तीनों स्ट्रेस ही है। और स्ट्रेस की जो डायमेंशन होती, स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या और पास्कल होती है। लेकिन जो स्ट्रेन है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो जो मॉडुलस की यूनिट हो जाएगी वो स्ट्रेस के यूनिट के बराबर ही होगी, या जो स्ट्रेस की यूनिट है वही इलास्टिक कांस्टेंट ई और जी की यूनिट हो जाएगी। तो हम इसमें दो दो फैमिली ऐसे पढ़ते हैं जिसके यूनिट या फॉर्मूले या डायमेंशन सेम होती है, आप उसे याद कर लें। एक ई जी, जितने भी मॉडुलस पढ़ेंगे और सभी प्रकार के मॉडुलस एंड स्ट्रेस एंड प्रेशर all stresses and all pressure, जो इन सभी की जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या और पास्कल होगी। इन सभी की जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगी। तो आप इसे ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का यंग मॉडुलस हो या कोई सा भी मॉडुलस हो, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगी। कोई सी भी स्ट्रेस हो, टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, शियर, उसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगी। कोई सा भी प्रेशर हो, स्टैटिक या डायनामिक या किसी भी प्रकार का प्रेशर, उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगी। एक फैमिली और है, 8वां पॉइंट था ये, 9वां, वर्क एनर्जी टॉर्क मूवमेंट, इनकी भी जो डायमेंशन है, इनकी भी जो यूनिट है वो सेम ही होती है और इनकी यूनिट है न्यूटन मीटर। एक और इसमें कपल फोर्स लगता है, उसकी यूनिट भी न्यूटन मीटर होती है। पांच ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन या यूनिट सेम होती है न्यूटन मीटर, और एक फैमिली ये है, दो फैमिली ऐसी है। तो इनमें से जो भी डायमेंशन या यूनिट पर फॉर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं से आएंगे, इन्हीं दोनों में से आएंगे कि इसकी यूनिट क्या क्या है। बाकी और इसमें तो मुश्किल ही चांस है, क्योंकि अलग अलग तो पूछेगा नहीं, 2 या 3 की इकट्ठी पूछ लेगा तो सेम यूनिट देगा। तो आपको देखना होगा कि इनमें से सबकी यूनिट न्यूटन मीटर है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और आज हमने हुक्स लॉ और हुक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में पढ़ा, और मुझे लगता है इससे बेहतरीन तरीके से आपने हुक्स लॉ या हुक्स एक्सपेरिमेंट आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सोम का सबसे फेमस डायग्राम है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, उसे पढ़ेंगे।
तो आज यही समाप्त करते हैं।